हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th का चैप्टर 4 रासायनिक आबंध का आज हम 10वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको संकरण के बारे में समझाया था, जिसमें हमने sp, sp2 और sp3 संकरण कंप्लीट किया है। sp और sp2 संकरण के भी मैंने सिर्फ आपको एक एक उदाहरण ही एक्सप्लेन किए हैं। एथिलीन और एसिटिलीन करना बाकी है, जिसे मैं आपको इन संकरणों के बाद समझाऊंगी। आज हम शुरू करेंगे अगला संकरण, जिसका नाम है sp3d संकरण, है ना। तो पिछले संकरण के समान ही है ये संकरण। देखिए इसको हम कैसे इसका डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। तो जब एक S, 3P और एक D कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, एक S, 3P और एक D कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं, तो कुल कितने हो गए, आप इसका टोटल करके देखो। कुल 3 और एक 4 और एक 5, तो कुल 5 नए sp3d संकरित कक्षक बनते हैं। इनको हम नए बने कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं और ये 5 होते हैं। 5 नए संकरित कक्षक बनते हैं, है ना। और ये वाला जो संकरण है, इसका जो उदाहरण है वो क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। और इस अणु की जो ज्यामिति होगी, इसकी ज्यामिति हमको याद रखना है। इसकी ज्यामिति होती है त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय इसकी ज्यामिति है। और इनमें जो बंध कोण होते हैं, इनके बंध कोण का मान होता है कुछ तो 90 डिग्री के और कुछ 120 डिग्री के बंध कोण होते हैं। और इनमें S, P और D कक्षकों का योगदान कितना होता है, ये जरूर याद रखना। S कक्षक का योगदान 20%, P कक्षक का योगदान 60% और D कक्षक का योगदान 20% होता है, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो ये तो डिस्क्रिप्शन है जिसे आपको शब्दों में लिखना है। अब आइए हम शुरू करते हैं इसका एग्जाम्पल। sp3d संकरण का जो उदाहरण है, वो उदाहरण क्या होगा, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब हम कोई भी उदाहरण को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें केंद्रीय परमाणु ढूंढना होता है। कैसे पता लगाते हैं केंद्रीय परमाणु, P सेंट्रल है ना, P केंद्रीय परमाणु है क्योंकि वो अकेला है। तो चलिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक लिखते हैं हम 15। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p6। ये तो हो गए हमारे आंतरिक कक्षक, है ना। संकरण की क्रिया में बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 हो गए क्या 15 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और बाह्यतम कोश में कितने हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए कि इनमें से सबसे बाह्यतम कक्षक कौन सा कहलाएगा। यह आंतरिक कोश है। यदि हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं तो फास्फोरस के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कोश में कितने हैं, कुल 5 इलेक्ट्रॉन। तो संकरण की क्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, जो सबसे बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन से 3s2 और 3p3 वाले 5 इलेक्ट्रॉन संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं। तो आगे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 3s2 के बाद कौन सा कोश आएगा, 3p, और 3p के बाद कौन सा कोश आता है, 3d, जो कि रिक्त होता है। तो यहां से हम शुरू करते हैं 3s2 3p3 और रिक्त 3d कक्षक, है ना, ये रिक्त होता है। यहां पे हम लिखेंगे सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये है सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब उत्तेजित अवस्था में इसको ग्राउंड स्टेज कहते हैं, और जो एक्साइटेड स्टेट होता है उसमें क्या हो जाएगा कि ये जो अपना S कक्षक है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन D कक्षक को दे देगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3s1, है ना। 3p3 को कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया है हमने, तो 3p3 ही रहेगा। और क्या हो जाएगा कि S कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन कूदकर, एक्साइटेड होकर
अगले 3D कक्षक में आ जाएगा, तो 3D का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3D1। इसको हम कहेंगे कि ये है हमारी उत्तेजित अवस्था यानी एक्साइटेड स्टेट। तो कुल मिलाकर संकरण किन किन के मध्य में हुआ है, संकरित कक्षक कौन कौन से हो जाएंगे, ये है ना, यहाँ तक हम ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इन सबको एक साथ ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, एक बॉक्स S का, 3 बॉक्स P के और एक बॉक्स D का, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये S है ना, ये 3 P के और ये D का, तो ये है sp3d संकरित कक्षक। sp3d संकरित कक्षक कुल कितने हैं, 5 है। 1 2 3 4 5। देखिए 1 2 3 4 5, ये जो sp3 संकरित कक्षक हैं, यही कक्षक बंध बनाने में भाग लेते हैं। और क्योंकि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, तो इसमें 5 क्लोरीन परमाणुओं के साथ में ये बंध बनाते हैं। इस प्रकार से ये इसकी आकृति हो जाएगी। इसकी जो आकृति है उसका नाम हम पहले ही लिख चुके हैं। इसकी ज्यामिति कैसी है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। तो ये तो एक त्रिकोण बन गया और 2 पिरामिड, एक पिरामिड ऐसे और एक पिरामिड इस प्रकार से होता है। ये इसकी आकृति है और इसमें जो बंध कोण है कुछ 90 डिग्री के और कुछ 120 डिग्री के बंध कोण होते हैं। क्लोरीन परमाणु जो होता है उसके जो सबसे बाह्यतम कोश का जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, जब वो संकरण में भाग लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पर आ जाते हैं। तो बहुत ही साधारण सा प्रकार था ये sp3d संकरण, और इसका उदाहरण मुझे लगता है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। अगला हमारा संकरण का नाम होगा sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण है ना। अब इस sp3d2 संकरण का डिस्क्रिप्शन कैसा होना चाहिए, तो जब एक S 3p और 2d कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो कुल 6 नए, है ना, कितने, 6 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनते हैं। आया समझ में कि जब एक S 3p और 2d कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो कुल कितने बनते हैं, इसमें 6 नए संकरित कक्षक बनते हैं। अब हमें इसका एग्जाम्पल लिखना होगा, है ना। इसका जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, है ना, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। और इसकी जो ज्यामिति होती है वो है अष्टफलकीय। इस संकरण की ज्यामिति अष्टफलकीय है और इसमें सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, है ना। अब इस संकरण में जो सभी S, P और D कक्षकों की जो प्रकृति है उसका योगदान कितना कितना बताया गया है, तो S कक्षक का योगदान है 16.66%, है ना। P कक्षक, क्योंकि P कक्षक जो है वो 3 बार है तो उसका योगदान है 49.48%, और जो D कक्षक है उस D कक्षक का योगदान होगा 33.33%। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, sp3d2 संकरण में जब एक S 3p और 2d कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो कुल 6 नए sp3d2 संकरित कक्षक बनते हैं। इसका एग्जाम्पल है सल्फर हेक्साफ्लोराइड, और इस सल्फर हेक्साफ्लोराइड की जो आकृति होगी वो अष्टफलकीय होगी, बंध कोण होंगे 90 डिग्री के, और चूंकि इसमें इतने एक S 3p और 2d संकरित कक्षक हैं इसलिए इनमें इनका प्रकृति या इनका योगदान इतना होगा। अब हम शुरू करते हैं इनके एग्जाम्पल से, है ना। तो हम इस फास्फोरस को हटा दें। देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। यदि आपको एक बार संकरण अच्छे से समझ में आ गया तो आपको संकरण का कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद सभी के प्रकार इजीली आ जाएंगे। अगर नहीं आया हो समझ में तो आप इस वीडियो को दोबारा से रिपीट करके भी देख सकते हैं, है ना। सल्फर हेक्साफ्लोराइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड में केंद्रीय परमाणु कौन होगा, कौन होगा, सल्फर। ठीक है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, है ना। ठीक है, एक बार चेक करें। पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन,
अगले कोश में 6 इलेक्ट्रॉन, यानी इसकी जो बाह्यतम कक्षा है वो कौन होगी, 3s2 और 3p4। आकृति बना के देख लो कि पहले कोश में 2, दूसरे कोश में 8 और बाह्यतम कोश में कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमेशा संकरण की क्रिया में बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन्स ही भाग लेते हैं और 3s के बाद 3p कक्षक आता है और 3p के बाद रिक्त 3d कक्षक आता है और रिक्त 3d कक्षक भी संकरण की क्रिया में भाग लेता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3s2 3p4 1 2 3 4 और 3d पूरा ब्लैंक है ना, 1 2 3 4 और 5। इसको हमें लिखना पड़ेगा कि ये है सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, है ना, सामान्य अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उत्तेजित अवस्था में क्या होगा, वही जो पिछली बार हुआ था। क्या होगा, देखिए अभी तक हमने ये देखा कि S कक्षक का इलेक्ट्रॉन कूदकर D कक्षक में जा रहा था और संकरण की क्रिया में सिर्फ अमोनिया और जल, ये 2 ही ऐसे उदाहरण थे जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म था और जो संकरण में भाग नहीं लेता है बल्कि प्रतिकर्षण उत्पन्न करता है। तो आपको लग रहा होगा कि शायद ये वाला इलेक्ट्रॉन भी ऐसा ही करेगा, परंतु ऐसा नहीं है। S कक्षक का एक इलेक्ट्रॉन 3D में जाएगा और ये P कक्षक का भी एक इलेक्ट्रॉन 3D कक्षक में चला जाएगा। तो S, P और D सब में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए आगे क्या लिखेंगे हम, 3s1 3p3 और 3d2। ये जो एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो नए कोश में जाते हैं तो वो क्लॉकवाइज हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं, है ना। तो देखिए क्या होगा, 3s2 की जगह 3s1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन, 3p4 का हो गया 3p3, तो 1 2 3 और 3d क्योंकि पूरा ब्लैंक था लेकिन अब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं तो ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए संकरण किन के मध्य में हुआ, 1s 3p और 2d, तो ये हो गया sp3d संकरित कक्षक, ठीक है। और ये कौन सी अवस्था कहलाएगी, उत्तेजित अवस्था, है ना, ये कहलाएगी हमारी उत्तेजित अवस्था। क्लियर। और अब ये जो 6 कक्षक बने हैं हम इनको एक साथ भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ना, S 3p 2d, तो इनको हम क्या कहेंगे, sp3d2 संकरित कक्षक। और पता है sp3d2 संकरित कक्षक, इसका भी नाम sp3d2 संकरित कक्षक है, इसका भी, यानी कुल 6 नए जो संकरित कक्षक बने हैं सभी का नाम sp3d2 कहलाएगा। अब आती है इनकी आकृति यानी इनकी ज्यामिति की बारी। तो इसकी जो आकृति है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए कैसे, 1 सल्फर और 6 फ्लोरीन परमाणु जुड़े हैं इससे, SF6 है ना इसका उदाहरण, तो 6 फ्लोरीन परमाणु हैं, इनको आप ऐसे जोड़ दो, है ना। मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका बता रही हूँ, ऐसे कर दिया हमने और इसके आसपास F लिख दिया। तो आप बोलोगे ये अष्टफलकीय आकृति तो लग नहीं रही है, आकृति का नाम क्या है, अष्टफलकीय, है ना, ये तो आपको वर्गाकार आकृति दिखाई दे रही है। तो चलो इसको अष्टफलकीय बनाते हैं, है ना। ये जो लाइन है, ये जो लाइन्स हैं इसको इस पॉइंट पे जोड़ दो, है ना, और ये वाली जो दोनों लाइन्स हैं इसको ऐसे ऊपर की तरफ जोड़ दो, ठीक है, और ये ऐसे आपस में दोनों को मिला दो। तो ये आकृति बन गई हमारी अष्टफलकीय। और इनमें जितने भी एंगल्स हैं वो एंगल कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, और इनमें S, P और D का जो योगदान है वो इस तरह से होगा। देखिए मैंने अभी एकदम सीधा सीधा स्क्वायर बनाया था, हम इसको थोड़ा सा तिरछा बनाएंगे ना तो हमारा डायग्राम और सुंदर बनेगा। देखो थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर लिया हमने इसको, हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है, इसको अपन ऐसे बना के देखते हैं, है ना। अब इसको हम कंप्लीट करेंगे तो जो हमारा अष्टफलकीय स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा ये। अब ठीक है ना, उसकी तुलना में ये चित्र ज़्यादा बेहतर माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सल्फर हेक्सा फ्लोराइड, ये भी क्लियर हुआ। तो हमारे 2 संकरण पूरे हो गए, sp3d और sp3d2 संकरण। अब चलिए हम तीसरे प्रकार का संकरण पढ़ते हैं। तीसरे प्रकार का संकरण, तीसरा मतलब हमारा अंतिम संकरण है ये, जिसका नाम होगा sp3d3 संकरण। अब इसका डिस्क्रिप्शन मुझे लगता है आप लोगों को बहुत इजीली याद हो गया होगा। क्या लिखना चाहिए
कि जब एक S 3P और 3D कक्षक संकरण की क्रिया में भाग लेते हैं तो कुल 7 नए sp3d3 संकरित कक्षक बनते हैं, है ना। अब इसका एग्जाम्पल, तो इसका जो उदाहरण होगा वो होगा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड IF7, है ना। और इसकी जो ज्यामिति है उसका नाम है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। और जो बंद कोण होते हैं कुछ तो 90 डिग्री के बंद कोण हैं और कुछ 72 डिग्री के बंद कोण इनमें पाए जाते हैं। और इनमें S कक्षक, P कक्षक और D कक्षक की प्रकृति या इनका जो योगदान होता है वो फिर से चेंज हो जाएगा। इसमें S कक्षक का योगदान है 14.28%, P कक्षक का योगदान होगा 42.86 और क्योंकि sp3d3 है तो D का योगदान भी 42.86% होगा, ठीक है। तो ये आपको परसेंटेज भी याद रखना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अब इसके उदाहरण की, है ना। तो इसका उदाहरण हम लें आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। अब IF7 का केंद्रीय परमाणु कौन होगा, याद करो, बहुत सिंपल है। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का केंद्रीय परमाणु होगा आयोडीन। आयोडीन का परमाणु क्रमांक याद है, क्या होगा, 53। अब आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 है और इतना लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 इतना लंबा लिखने में टाइम लगेगा, तो हम डायरेक्टली इसके बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। आयोडीन जो होता है, आयोडीन के बाद आता है जिनॉन 54 और जिनॉन के ऊपर कौन सा उत्कृष्ट गैस होती है, क्रिप्टॉन, है ना। अगर कर 0 रन तो हम लिख सकते हैं कि क्रिप्टॉन 36 है ना, फिर 4d10 और उसके बाद हम लिखते हैं 5s2 5p5। ये हुआ इसका टोटल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक बार चेक कर लेते हैं, 36 और 10 46, 47 48, 49 50 51 52 53 हो गए टोटल 53। तो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा कहलाएगा भाई, 5 वाला कोश, क्योंकि 4d4 सर्कल अंदर आएगा। देखो देख के बना, अपन स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। कितने गोले बनेंगे, 1 2 3 4 और सबसे बाहर 5। तो जो बाहर है उसमें 5s2 और 5p5 है ना, तो इसलिए सबसे बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही संकरण में भाग लेते हैं। तो इसकी जो बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है 5s2 5p5, 1 2 3 4 और 5। और सोचिए 5p के बाद अगला रिक्त कक्षक कौन सा आने वाला है, 5d 0, 5d रिक्त है ना। क्या लिखा हमने, सामान्य अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। अब उत्तेजित अवस्था में क्या हो जाएगा कि एक s कक्षक का इलेक्ट्रॉन d में चला जाएगा और देखो जरा 5p में 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो एक ये और एक ये इलेक्ट्रॉन, ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन देगा। मतलब s कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन d कक्षक में जाएगा और p कक्षक के 2 इलेक्ट्रॉन d कक्षक में जाएंगे। तो उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5s1 5p3 5d3। कैसे, 5s का एक इलेक्ट्रॉन गया d में, 5p3 में क्या हो जाएगा, 1 2 3, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, मतलब कुल मिलाकर 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, 1 2 3, है ना। तो संकरण कौन कौन सा हुआ यहाँ पर, sp3d3 संकरण। और ये जो 7 कक्षक हैं ये सातों कक्षक कहलाएंगे sp3d संकरित कक्षक, ठीक है। और सातों कक्षकों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से फ्लोरीन जब क्रिया करेगा तो 7 फ्लोरीन के साथ ही क्रिया करके संकरण दर्शाएगा। अब आइए हम इसकी आकृति देखते हैं जिसका नाम है पंचकोणीय द्विपिरामिडीय। बहुत सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। एक आयोडीन लिखा, 1 2 3 4 5 6 और 7,
7 बार हमने ऐसी लाइंस खींच दी, इनके आसपास आप फ्लोरीन लिख दीजिए, है ना। और आगे क्या करना है, इसको छोड़ना और इसको छोड़ देना, ठीक है ना। फिर बाकी को जोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 हो गया पंचकोण, पंचकोणीय 2 पिरामिड। ये 2 पिरामिड है, ये 1 और ये 2। अब इन पिरामिड्स को हम कैसे अटैच करेंगे, तो इनको इससे अटैच कर दो और इस वाले को, सॉरी इसमें मैंने ज़्यादा इधर बना दिया, ऐसे नहीं आएगा। इस वाले को तो इन दोनों से अटैच कर दो और इस वाले को इन दोनों से अटैच कर दो और फिर इन सबको ऐसे जोड़ दो। ये है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड की स्ट्रक्चर। नहीं समझ में आई तो अपन एक बार और बना लेते हैं। ये आयोडीन 1 2 3 4 5 4 5 6 और 7, ये पंचकोण बना दो। देखिए किताब में तो इतना करके छोड़ दिया है ना, किताब में सिर्फ इतना ही स्ट्रक्चर बताया गया है। तो इसमें कुछ तो 90 डिग्री के और कुछ 72 डिग्री के एंगल्स हैं। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इस वाली लाइन को इन दोनों से जोड़ रहे हैं और इसको इससे और इसको इससे जोड़ देते हैं इस बार, और फिर इन सबको ऐसे आपस में अटैच कर दो, है ना। तो ये बन गया हमारा आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का स्ट्रक्चर, जिसका आकृति का नाम पंचकोणीय द्विपिरामिडीय है और इनमें बंध कोण कुछ 90 डिग्री और कुछ 72 डिग्री के हैं। तो ये हुए हमारे सारे संकरण कंप्लीट। कौन कौन से, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3 संकरण। 1 2 3 4 5 6 संकरण मैंने आपको पढ़ाए, जिनमें से हमने किन किन उदाहरणों के बारे में बात की। sp संकरण में हमने पढ़ा BeCl2, sp2 संकरण में हमने पढ़ा BeCl3, sp3 संकरण के मैंने आपको तीनों उदाहरण बता दिए, मीथेन, अमोनिया और जल, है ना। उसके बाद आज हमने पढ़ा PCl5 में संकरण, फिर SF6 में संकरण और ये लास्ट वाला आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड में संकरण। अब अगली वीडियो में मैं आपको एथिलीन और एसिटिलीन में संकरण कैसे होता है और संकरण को याद करने की कुछ अच्छी ट्रिक्स बताऊंगी।